अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात आ रही? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है आपको मेरी? चले आज का जो लेक्चर नंबर 10 है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सोर्सिंग एनालिसिस के बारे में बताया था। ठीक है। जिसमें हमने कंपटीटर एनालिसिस और प्रोडक्ट एनालिसिस दोनों किया था। ठीक है। अब उसमें हमने ये देखा था कि जी हमारा जो कंपटीटर है वो जो अपनी प्रोडक्ट है किस वेट में दे रहा है, किस डायमेंशन में दे रहा है, ठीक है, कितने पैक दे रहा है, ठीक है, उसकी करंट प्राइस, लीस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस क्या है, ये सारा हमने उसमें लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अच्छा, अब उसको करने के लिए का एक मकसद था, वो ये था कि एक तो जब हम अपनी प्रोडक्ट को चाइना से जब सोर्स करने जाएंगे या कहीं से भी सोर्स करते हैं तो हमें पता हो एग्जैक्ट के हम जो है वो क्या कहते हैं, हम मटेरियल क्या हमें चाहिए। ठीक है, उसकी वेट डायमेंशंस वगैरह क्या हमें चाहिए। ठीक है। और प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं अगर कोई कपड़े से यूज होने वाली कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो कौन सा कपड़ा हमें चाहिए। अगर डिस्पोजेबल कप्स हैं तो किस किस्म की आपको जो है वो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि कप्स की भी कई तरीके से वैरायटीज आ जाती हैं। ठीक है, कपड़े में भी वैरायटी आ जाती है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हम क्या एग्जैक्टली चाह रहे हैं जो हमने सोर्स करना है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने जब रिव्यू देखे उसमें हमने देखा कि जी कौन सी चीज कस्टमर को अच्छी लग रही है जिसकी वजह से वो उसको पसंद कर रहा है, ताकि वही चीजें जो है वो हम अपने प्रोडक्ट में यूज करें। ठीक है। और जो बैड रिव्यूज थे उसको देखा कि भी किस वजह से जो कस्टमर है वो उसको बैड रिव्यू दे रहा है, तो हमने अपनी जो प्रोडक्ट जब सोर्स करने जाएं तो मेक श्योर कर ले अपने सप्लायर से कि भाई ये चीजें जो है ना हमारे प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा हमने ये प्राइस वगैरह की थी। इसको करने का मकसद ये था कि अब आपने चाइना से अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करने जाना है। ठीक है। अब आपको जब सोर्स करने जा रहे होंगे तो आपको कोई तो अपने जेन में होगा ना कि आपने कितनी कॉस्ट पे जाके जो है वो प्रोडक्ट को बाय करना है। ऐसे तो नहीं चले जाएंगे हम कि जितने की $2 की है, $3 की है तो हम इसको खरीद लेते। तो हम एक एनालिसिस बनाते हैं कॉस्ट का कि हमें कितने में अपनी प्रोडक्ट को जाके कॉस्ट करना है, उसको जाके बाय करना है। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट में जो तीन चार तरीके चल रहे हैं, ठीक है, करने के, मैं बता दूं कि वो कौन से तरीके हैं और वो हमने कौन से तरीके हैं जो कि नहीं अपनाने, जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। सबसे पहले जो वीएस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जाते हैं अमेजोन की साइट पे जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं। अच्छा, वो देखते हैं कि जी सबसे महंगी प्रोडक्ट ये लगी हुई है, $21.98 में लगी हुई है। अच्छा जी, मैं चाइना पे की वेबसाइट पे जाता हूँ, अलीबाबा पे, और देखता हूँ कितने की पड़ी है। जी जी, लेट से वो कह देते हैं कि जी $2 की वहां पे पड़ी हुई है। अच्छा, ये तो 21 कहाँ और $2 कहाँ। वो कहता है अच्छा जी चलो ठीक है जी, amazon की फीसेस वगैरह डाल के और इधर उधर के एक्सपेंस डाल के पीपीसी कैंपेन वगैरह चला के वो हमें तकरीबन पड़ जाते हैं जी $12-13। ठीक है। $13 वो पड़ गए और $2 हमें पड़ गए उसके चीज के। तो ये कितने हो गए, $15 हो गए। भाई हमें तो प्रोडक्ट दे रहा है जी, हम हमारा जो कंपटीटर है वो तो प्रोडक्ट दे रहा है जी $21.98 में। कहेगा जी वाजिबा $5-6 का तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसी को सोर्स करता हूँ। तो जब वो उसको सोर्स करता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसको लॉस हो जाता है। ठीक है, उसको, अच्छा, उसको लॉस हो जाता है। अब वो कहता है कि भाई क्यों मुझे लॉस हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने सही उसको एनालिसिस नहीं किया होता। ठीक है, एनालाइज नहीं सही किया होता। एक तो ये तरीका होता है।
ठीक है कि जी हम गए और जाके हमने देख लिया, amazon.com पे गए और जाके देख ली थी कितने की प्रोडक्ट लगी हुई है और उस पे हमने कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है, जो बीएस करते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है 21.98 को, इसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना? ये तकरीबन मेरे ख्याल से शायद $4.5 के करीब बनता है। ठीक है, डिवाइड करके 4 पे हम कर देते हैं जी, लेट्स इसको राउंड कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 पे इसको डिवाइड किया तो ये बन जाता है 5.5। ठीक हो गया। अच्छा, कहते हैं जी मैं जो हूं ना इसको 5.5 पे मैं सोर्स कर लेता हूँ और फीसिस वगैरह डाल डूल के सारा कुछ कर करा के जी $16 बन गया। अभी भी कह रहा है कि जी मुझे तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 4 पे डिवाइड करके भी। अ, जारी बात है, जब वो करंट प्राइस को देखेगा तो $4 तो उसको पड़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वो कहेगा, कहता जी चलो ठीक है मैं कर लेता हूं। लेकिन वो उसकी लीस्ट प्राइस को नहीं देख रहा। देखिए मैंने $15 में सोर्स किया, 15 से $16 में, तो ये लीस्ट प्राइस 19.99 भी तो उसने किसी टाइम पे की है ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्रॉफिट मेरा कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके मुझे क्या होना शुरू हो जाएगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा, शायद मुझे वो मार्जिन ही ना मिले। ठीक है, ये गलती करते हैं कि हम अपनी लीज प्राइस पे कभी गौर ही नहीं करते कि आखिर इसने भी तो लीज प्राइस $19.99 में दी है ना, प्रोडक्ट को $2 कम किए हैं। ठीक है, हम इसको नहीं देखते और प्रोडक्ट को सोर्स कर देते हैं और उसके बाद उल्टा हमें नुकसान होता है। ठीक है, अब ये कम क्यों करते हैं, $19.99 में इसने प्राइस को क्यों कम किया? देखिए amazon ने ना अपने आप को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ, क्वार्टरली उसने अपने आप को किया हुआ है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीन तीन करके उसने क्वार्टर बना दिए इसके, 4। ठीक है, जो लास्ट क्वार्टर होता है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, इसमें amazon लगा देता है सेल्स। क्यों लगाता है सेल? इनका क्रिसमस आता है, इनका ब्लैक फ्राइडे आता है, इनका हेलोवीन आता है, इनका न्यू ईयर आते हैं, तो ये क्या करते हैं, लोग सेल्स लगाते हैं अपनी प्रोडक्ट पे। तो जो लोग होते हैं ना अपनी चीजें उन सेल्स में बाय कर लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं दौरान ये अपने घर का फर्नीचर भी चेंज कर लेते हैं। अगर कोई किचन एंड हाउस होल्ड की कोई चीज लेनी वो भी बाय कर लेते हैं। तो इस वजह से वो सेल लगाते। अब बाकी, अब मैंने फर्ज करा अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 20.98 ही रखी हुई है मैं। अब मेरा जो कंपटीटर है उसने प्राइस कर दी इतनी, 19.99। अब मुझे ये बताएं, मेरे पास क्यों कोई आएगा प्रोडक्ट लेने महंगी? ठीक है, वो तो जारी बात है उसके पास जाएगा ना जिसने अपनी सेल लगाई हुई है। ऑब्वियसली हम भी यही काम करते हैं कि जब सेल लगती है तो हम वहां से चीज को बाय कर लेते हैं। तो ये चीज भी गलत है। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ बाकी कंपटीटर्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखे, एक ने किसी टाइम पे इसको $13 में भी बेचा है, 17.99 में भी देखा है बेचा। अब ये कैसे 13 में कर रहा है, मेरी कॉस्ट तो मुझे $15 पड़ रही है। जो मैंने आपको पिछली बात बताई है कि मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया तो मेरा $5.5 आया, और उस पे मैंने कहा जी इधर उधर के एक्सपेंस डाल डूल के $15 से $16 बनता है, तो ये तो मुझे उल्टा लॉस हो रहा है। यहाँ पे भी मुझे मार्जिन नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, तो ये क्या? तो असल जो तरीका होता है ना कॉस्टिंग करने का, वो ये होता है कि आपने जो अपने कंपटीटर्स का जो एनालिसिस रिपोर्ट बनाई हुई है ना, उसमें से सबसे जो कम प्राइस है ना कंपटीटर में वो है $13। हम 13 को डिवाइड करते में से हम -2 कर देते हैं, 13 में से -2 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, $11 आ गया। 11 को अब हम 10 पे डिवाइड करते हैं, ये एक फार्मूला एक बना हुआ है कि हम 13 में से 2 को $2 माइनस किए। आपने हमेशा यही करना है कि $2 माइनस कर देने हैं, और उसके बाद $11 आया, 11 को हमने डिवाइड कर देना है 10 पे, तो हमारे पास $1.1 आ जाता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को वन, इसमें हमारी लेबलिंग, शिपिंग, ठीक है, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की कॉस्ट है ये $1.1।
हमने इसको $1.1 में सोर्स करना ही कर। कहाँ, अब आप मुझे बताएं, $5.5 में सोर्स कर रहे थे, अब कहाँ $1.1 आ गया। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि जी amazon के खर्चे वगैरह डाल के और इधर उधर के सारे खर्चे डाल के ये मुझे पड़ जाएगी $12 से $13 में। ठीक है ना? 12 12 से $13 में पड़ जाएगी अब हमें। ठीक है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे बात बता दूं, जो हमारी प्राइस होती है ना, फर्ज करें कि जी उस पे परसेंटेज लगा के जो है ना amazon हमारी फीसेस वगैरह बनाता है। ठीक है। उसकी कोई परसेंटेज होती है, डिफरेंट परसेंटेज होती है। अब मैं जाके कहती हूँ कि ठीक है यार, मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है ना इतने में सोर्स करनी है, अभी भी ये देखिए ये 13 में उसने बेचा हुआ है, अभी भी मुझे वो मार्जिन नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है कि जो इसकी लीस्ट प्राइस हो ये 3 साल पुरानी हो या 4 साल पुरानी हो। ठीक है ना? इसने अपनी प्रोडक्ट का फर्स्ट टाइम की थी, इसने की है सन 2016 में अवेलेबल इसकी ये प्राइस हुई थी। ठीक है ना? हो सकता है उस टाइम उसने इसको लीज की हो। ठीक है, तो एक हम एनालिसिस कर लेते हैं कि यार ठीक है, अगर अब ये करेगा अभी तो कहाँ पे जाके बात करेगा। ठीक है, और अभी भी इसकी लीज प्राइस थोड़ी है, 17.00 है, सॉरी हाईएस्ट प्राइस भी जीरो है बाकियों की निस्बत। क्यों? अब यहाँ पे एक और फैक्टर है जो मैं आपको बताऊं, इसकी प्रोडक्ट का वेट इन बाकियों की प्रोडक्ट के वेट से थोड़ा है। यानी कि मुझे मेरी जो, अगर फर्ज करें ये वाली मैं वेट पे जाती हूँ ना, तो हो सकता है कि मुझे $1.1 से सस्ती प्रोडक्ट मिल जाए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है। क्यों? इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर नहीं, इनकी क्वालिटी बेहतर है एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसकी 3.6 पाउंड है। पूरे 1 पाउंड का तकरीबन, अगर हम देखें ना, 1 पाउंड से ऊपर कहीं या 1 पाउंड कर लें आप, का फर्क आ रहा है। ठीक है। एक फैक्टर हमारा यहाँ पे ये भी निकलता है। ठीक है। तो हमने एक अंदाजा लगा लिया कि हमने $1 पे आके इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अब आप ये लोग कहेंगे कि जी इतना तंग क्राइटेरिया हम कैसे सोर्स करेंगे? देखिए, हम जब रिटेल पे जाते हैं, अपनी कोई चीज परचेज करने जाते हैं जिसपे हमने सिंगल यूनिट लेना होता है, कोई कपड़े लेने हैं, कोई जूता लेना है, कुछ भी लेना है, कोई बैग लेना है, तो हम कितनी दुकानों में फिरते हैं। ठीक है। और फिर हम कितनी बहस करते हैं दुकानदार से। ठीक है, कि भाई इतने का दो, इतने का तुम दो। तो यही जो तरीका है हमने अपने सप्लायर से भी अपनाना है। हमने जब amazon पे अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करने जाएंगे चाइना से या जहां से भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर चाइना से करते हैं, अलीबाबा के थ्रू कर रहे होते हैं, वो भी मैं आगे आपको उसका बताऊंगी कि वो कैसे हमने सोर्स करना है उसको। ठीक है, तो हम एक सप्लायर से नहीं बात करेंगे, हम तकरीबन 100 200 सप्लायर से बात करेंगे, तो फिर जाके हमें अपनी जो है ना प्राइस मिलती है। ठीक है। और उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने उनसे बातचीत करनी है। ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी इसको इस प्राइस पे लाने के लिए हमें। ठीक है। और मिल भी जाती है प्राइस, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती। ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि जी अब ठीक है कि जी हमें $1 में अपनी प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल गई है, तो अब हम फर्दर आगे वर्क करते हैं उसके ऊपर। ये होता है प्रोडक्ट को कॉस्ट करने का तरीका, कि हमने अपनी प्रोडक्ट की कैसे निकालनी का। ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए ये वेट और डायमेंशंस हमने लिख दिए हैं, कि हमें पता हो कि देखिए वेट से भी बड़ा फर्क पड़ता है, कप के साइज डायमेंशन से भी बड़ा फर्क पड़ता है रेट का। ठीक है। तो इसीलिए ये सस्ती बिक रही है $17.99 की। आप इसके रिव्यूज जाके देखेंगे, इसके जाके पढ़ेंगे कि क्या इसके रिव्यूज हैं। अगर ये सस्ती है, ठीक है, तो क्या लोग उसके लिए कोई बैड रिव्यूज तो नहीं दे रहे? तो ये सारा देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। अच्छा, अब हमारा तो एक हो गया ये काम कि जी हमने अपनी कॉस्ट को कर लिया डिफाइन, कि जी $1 में हमने अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ सप्लायर से हमने जाके जब बात करनी होती है ना, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो हमने इस्तेमाल करनी होती हैं अपने सप्लायर से। ठीक है, उन टर्मिनोलॉजीज का आपको पता होना चाहिए। आज अब देखते हैं कि जी वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है।
एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, कुछ टर्म्स है इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट की जो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने जब सप्लायर से बात करने जा रहे हैं तो हम इजीली बात कर सके उनसे। एक होता है एक्स वर्क्स, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो सप्लायर यूज करता है। ये क्या होती है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई लेबलिंग वगैरह या कोई इस टाइप की कोई कॉस्ट वगैरह नहीं हुई होती, ना कोई पैकेजिंग वगैरह की होती। जो उनकी यूनिवर्सल पैकेजिंग पैचिंग पैकिंग होती है, वो होती है जस्ट। ठीक है, वो कहता है कि जी इसकी एक्स वर्क प्राइस इतनी है, जो भी है। ठीक है। अच्छा, और आप मेरे फैक्ट्री से आकर प्रोडक्ट को आप ले ले, मेरी लॉजिस्टिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बायर की है। ठीक, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इधर जो रिस्क। ठीक है, इसके अंदर जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बायर के होती है। ठीक है, रिस्क पे होता है बायर। ठीक है, हमने वो काम करना है जिसपे हमारा रिस्क बहुत मिनिमम रह जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं अपने सप्लायर को कि भाई हमें तो ये जो है ना टर्मिनोलॉजी या एक्स वर्क जो है ना, इस पे तो हम आपसे चीज को बाय नहीं करेंगे। अच्छा, अब दूसरी वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। अब ये फ्री ऑन बोर्ड क्या है, ये भी हम देखते हैं। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है कि इसमें जो आपका जो सप्लायर है ना, वो कहता है कि ठीक है भाई, अ, आपकी जो प्रोडक्ट है ना, मैं पोर्ट तक ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक का खर्चा मेरा होगा, जो भी उसका खर्चा हो, देखते हैं हम आगे जाके। अच्छा। अच्छा, अब आगे जब वो शिपमेंट चली जाती है, तो डैमेज हो या डिस्ट्रॉय हो, कुछ भी हो प्रोडक्ट, वो आपकी जिम्मेदारी है एज अ बायर। ठीक है ना, सेलर की जिम्मेदारी इसमें नहीं है। वो जस्ट आपकी प्रोडक्ट को पोर्ट तक पहुंचा रहा है। फर्ज करें मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ। ठीक है, और मेरा एक सप्लायर आता है, आता है, वो मेरा बायर आता है कोई, तो कहता है कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए एफओपी। तो मैं वो इस्लामाबाद से प्रोडक्ट कराची की पोर्ट तक भेज दूंगी। ठीक है, बस इससे आगे मेरा कोई काम नहीं है। आगे प्रोडक्ट टूटे, डैमेज हो, कुछ भी हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये वाला भी काम नहीं करना। ठीक है, इसमें आगे हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल, ड्यूटी पेड, इंश्योरेंस, ये वो सब हमारी जिम्मेदारी। हमने वो काम करना है कि जिसपे हमें रिस्क कम। अब ये देखें, हमने यहाँ पे एफओबी का चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये सेलर है हमारा और ये हमारा बायर है। यहाँ तक जो है ना, हम जो रिस्क है ये उसका है, सेलर का है। आगे यहाँ से पोर्ट से लेके जो है ना रिस्क, यहाँ तक बायर का रिस्क है, यानी कि वेयर हाउस तक का। तो ये तो अगर कोई इस दौरान मसला हो जाता तो ये सारा हमें पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं जी नहीं जी, हमने एफओबी भी नहीं करना। अच्छा, आगे आ जाता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो सेलर होता है वो कहता है कि जी ठीक है जी, मैं जो हूं ना, आपका जो सारा जो सामान है ना, आप पोर्ट तक पहुंचा देता हूँ, जहां पे भी आपने डेस्टिनेशन दी हुई है। ठीक है ना? अच्छा,
और सारे जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस वगैरह हैं, ये यहाँ तक की जो आपके पोर्ट तक की, यहाँ तक की जो ड्यूटी पेड है, ये सारी आपकी जो सेलर की जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपोर्ट ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह हैं, या जो भी खर्चा एक्सपेंस है, वो आपके सेलर तक का, आपके सप्लायर को देना पड़ेगा। ठीक है, उसने आपकी प्रोडक्ट को उठा के इधर तक भेज दिया। ठीक है, अब देखिए रिस्क क्या हुआ, कम होता जा रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सप्लायर का रिस्क बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, हम कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो ये रिस्क भी नहीं लेना। ठीक है, हम कहते हैं कि कुछ लोग कर लेते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि अब यहाँ से कस्टम क्लियर कराना, इधर के खर्चे देना, वो अब आपके बायर की जिम्मेदारी है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में कस्टम छुड़वाना तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत ही। ठीक है, तो ये भी रिस्की होता है, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये ड्यूटी डिलीवरी पेड भी अनपेड जो है ना, ये तो मुझे नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि जी डीडीपी की बात करो, डिलीवरी ड्यूटी पेड डीडीपी, ये क्या होता है? इसमें बायर, जो सेलर होता है ना आपका, वो सारा एक्सपेंस ले लेता है। ठीक है, हाँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीडीपी होती है, दो तरह की होती है। एक होती है जस्ट फॉर पोर्ट, और एक होती है लैंडिंग कॉस्ट, और डोर टू डोर शिपमेंट भी कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी डीडीपी में यूज होती है। अब हमने कौन सी चूज करनी है, अब हम ये देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ जस्ट फॉर पोर्ट तक की डीडीपी की, वो आपकी पोर्ट तक तो प्रोडक्ट पहुंचा देगा। ठीक है, आपका सप्लायर ड्यूटी भी पेड कर देगा, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, जो आपके जो भी हर तरह के जो मसले मसाइल हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो पे कर देगा। ठीक है, कस्टम से क्लियरेंस भी वो करवा देगा। ठीक है, यहाँ तक की सारी जिम्मेदारी वो है। जबकि डीडी डीडीयू की मैं बात करूं, तो यहाँ से जो एक जो खर्चे थे ना, वो आपके थे, बायर के थे, जिसमें हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज आ जाती हैं और दूसरे खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, वो उसके थे, बायर के थे। ठीक है, लेकिन डीडीपी में वो कहता है कि ठीक है, ये खर्चे भी मैं ही उठा लेता हूँ सेलर, लेकिन मैं पोर्ट तक पहुंचाऊंगा प्रोडक्ट को। ठीक है, आगे अब आपने खुद लेके जाना है। अब यहाँ से प्रोडक्ट को दोबारा हम क्या करेंगे, एक ट्रक लेंगे, एक लोडर लेंगे, उसके अंदर हम सामान रखेंगे और वेयर हाउस तक लेके जाएंगे। तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये भी काम हमने नहीं करना। तुमने जो हमें रेट देना है ना, वो लैंडिंग कॉस्ट डोर टू डोर शिपमेंट का देना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब पोर्ट तक पहुंच गई, ठीक है, अब वो यहाँ, अब ये सप्लायर की जिम्मेदारी है। उनके एजेंट वगैरह बैठे होते हैं, जो एजेंसीज वगैरह, जो भी उन्होंने कार्गो का या जो भी इंतजाम करवाया है, वो आपकी प्रोडक्ट को यहाँ से लोड करेंगे और अमेजोन के वेयर हाउस तक, या कहीं भी जो भी आपने पहुंचाना वहां तक पहुंचाएंगे। और फिर क्या होगा, सारा का सारा जिम्मेदारी आपके सेलर की हो जाएगी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने जब भी इसकी बात करनी है ना, तब वो हमसे पूछेंगे जी आपने कौन सा जो है वो करनी है, प्रोडक्ट को जो है वो पहुंचाना है वेयर हाउस तक, तो आपने यही कहना है कि जो मेरी शिपमेंट है, वो डीडीपी डोर टू डोर शिपमेंट या लैंडिंग कॉस्ट हो। ये आपने लाजमी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, फिर वो आपको उसका रेट बना के देगा। अब जैसे मैं कहती हूँ, ये एक जस्ट स्टडी पर्पस के लिए, एक्चुअल नहीं है। जैसे एक्स वर्क मैंने बताया जी, सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट थी $1, एफओबी किया, उसने पोर्ट तक पहुंचाया, वो $0.5। फिर उसने डीडीयू इसमें डाला, डीडीयू जैसे मैंने आपको बताया कि जी पोर्ट तक भी पहुंचाएगा और वहां तक के खर्चे भी आपके वो बेयर करेगा, आपका सेलर भी करेगा, आपका सप्लायर करेगा। ठीक है, वो 1.5 आ गई। फिर डीडीपी जस्ट फॉर पोर्ट, यानी कि अमेरिका की पोर्ट तक या पाकिस्तान की पोर्ट तक आया, यहाँ तक का खर्चा आपके सेलर का है या सप्लायर का है। अब आगे उसको आपने अपने वेयर हाउस तक पहुंचाना है, वो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन इधर उसने सारी ड्यूटीज पे की होंगी। ठीक है, यहाँ पे उसने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, क्लियरेंस वगैरह करा के दिया होगा। फिर डोर टू डोर शिपमेंट में क्या आता है,
कि वो अब आपकी प्रोडक्ट को अमेरिका की पोर्ट से या पाकिस्तान की जो कराची की पोर्ट से, जो भी पोर्ट है, वहां से आपके वेयर हाउस तक पहुंचाएगा, तो वो $1 है। ठीक है, तो टोटल $4.5 आपकी बनती है। ठीक है, ये होता है सारा मैकेनिज्म जो कि हम शिपमेंट मंगवाने के लिए हम करते हैं। तो हमने जब भी बात करनी है, हमने डोर टू डोर DDP, डोर टू डोर शिपमेंट या लैंड कॉस्ट की बात करनी, लैंडिंग कॉस्ट की बात करनी। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, तो आगे इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगी। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर लें। ये तो रिकॉर्डिंग तो मैं आपको भेज ही देती हूँ। अब जो अगला है वो हमारा टॉपिक होगा, चाइना से हमने प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करना है। ठीक है, कि हम देखें कि जी $1.1 में ये हमें सोर्स भी हो रही है प्रोडक्ट की नहीं हो रही। चलें ठीक है, फिर आज के जो क्लास हम इधर ही खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।